Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is virtual digital asset service provider. तो हम जानेंगे वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में. Financial Intelligence Unit FIU India issued show-cause notice to 9 offshore virtual digital asset service provider, including Binance and Huobi, for operating illegally without compiling the anti-money laundering regulation under the Prevention of Money Laundering Act 2002. जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है भारत का, उसने इश्यू किया है एक शो कास्ट नोटिस को 9 ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए, जिसमें कि बाइनेंस और हुबोई भी आते हैं कि वो ऑपरेट कर रहे हैं इलीगली बिना कंप्लाई करते हुए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन को. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत जो आता है आपका एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन. ये वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है क्या? Virtual digital asset service provider are entities operating within or outside India that are digital asset service such as cryptocurrency exchanges. जो आपका वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर है, ये इंटाइटीज है जो कि ऑपरेट करता है विद इन या आउटसाइड इंडिया में. ये ऑफर करता है डिजिटल एसेट सर्विस को, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है. रेगुलेशन इन प्लेस फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर. क्या रेगुलेशन इसके लिए? तो मार्च 2023 में भारत ने मेंटेन कर दिया था वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर को कि वो पालन करे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट फ्रेमवर्क के. उन्होंने कहा था कि वेरीफाई करना होगा क्लाइंट के आइडेंटिटी को और रिकॉर्ड करना होगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को. अगर आप पालन नहीं करते हैं तो जो नोटिस है वह जो रिक्वेस्ट है ब्लॉक करने का यूआरएल को ये किया जा सकता है. उनको आवश्यकता पड़ेगी कि वो रजिस्टर करें FIU IND के अंतर्गत रिपोर्टिंग इंटाइटी के रूप में. अभी प्रेजेंटली क्या है, 31 वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो रजिस्टर है FIU IND के अंतर्गत. कंसर्न ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ड्यू टू वर्चुअल डिजिटल एसेट. क्या कंसर्न है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वर्चुअल डिजिटल एसेट के कारण? तो प्रेडिकेट क्राइम, ये प्रेडिकेट करता है क्राइम को जो फंड रेज किया जाता है इलीगल एक्टिविटी के माध्यम से सेल करके इलीगल गुड्स को या सर्विसेज को रिटर्न में वर्चुअल एसेट के प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो ये कन्वर्ट करता है इल गॉटन वर्चुअल एसेट को फिएट करेंसी में एक ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम का. लेयरिंग की अगर हम बात करें तो कन्वर्ट करना फाइएट एसेट को वर्चुअल एसेट में और एक्सचेंज करना वर्चुअल एसेट को वाइस वर्सा, ये इसके कारण हो पा रहा है. इंटीग्रेशन फॉर्म करना एक ऑनलाइन कंपनी को जो कि एक्सेप्ट करे क्रिप्टो पेमेंट को ताकि लीगलाइज किया जा सके इनकम को और क्लीन किया जा सके डर्टी क्रिप्टो को. हाइडिंग यूज करना एनोनिमाइजिंग सर्विसेज को, जैसे कि मिक्सर एंड टम्बलर हो गया, ताकि तोड़ा जा सके जो लिंक है क्रिप्टो ट्रांजैक्शन के बीच में. ग्लोबल रेगुलेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबल रेगुलेशन वेरी करता है, जैसे कि आपका दुबई का वारा हो गया जहाँ पर लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है. यूरोपियन यूनियन का मीका हो गया, यह फोकस कर रहा है मार्केट रूल के ऊपर. US जो है वो लैग कर रहा है, वहाँ पे कोई भी कंप्रिहेंसिव फ्रेमवर्क अभी फिलहाल नहीं है. ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है उन्होंने सजेस्ट किया है कि कंसीडर किया जाए एक आउटलाइन बैन को, कंटेनमेंट या रेगुलेशन को जिसका फोकस हो जो आवश्यकता है बैलेंस करने का बेनिफिट और कॉस्ट का, स्पेशली एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के लिए. फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के बारे में हम जान लें. इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली फॉर्म्ड इन 2004 अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया which collect financial intelligence about offences under the Prevention of Money Laundering Act 2002. It is an independent body reporting directly to the Economic Intelligence Unit headed by Finance Minister. जो आपका फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है. इसको फॉर्म किया गया था 2004 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो कि कलेक्ट करता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को जो ऑफेंसेस है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत. ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि रिपोर्ट करता है डायरेक्टली इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जिसको हेड किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा. ग्रीन फंड या डिपॉजिट के बारे में हम जान लें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई कर दिया है बैंक या NBFC के लिए कि वो ऑब्लिगेटेड नहीं है रेज करने के लिए ग्रीन फंड को. ग्रीन फंड या डिपॉजिट होता क्या है? ग्रीन फंड रिफर टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट स्पेसिफिकली ईयर मार्क फॉर इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटी. जो ग्रीन फंड है ये रिफर करता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो कि इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट होता है, स्पेसिफिकली ईयर मार्क होता है एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के लिए. ये जो फंड है इसको डिजाइन किया गया है ताकि ये सपोर्ट कर सके इनिशिएटिव को जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है इकोलॉजिकल वेलबींग में, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ग्रीन ट्रांसपोर्ट हो गया, इको फ्रेंडली कंस्ट्रक्शन हो गया. ये रेगुलेटेड इंटाइटीज के बारे में भी हम जान लें. रेगुलेटेड इंटाइटीज आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग इन द फाइनेंशियल सेक्टर दैट फॉल अंडर द रेगुलेटरी परव्यू ऑफ सेंट्रल अथॉरिटीज सच एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया.
जो रेगुलेटेड एंटिटीज है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट कर रहे हैं फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत, और ये आते हैं रेगुलेटरी परव्यू में सेंट्रल अथॉरिटी जैसे कि आरबीआई के अंतर्गत। रेगुलेटेड एंटाइटीज अंडर फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट इंक्लूड, जो आपके रेगुलेटेड एंटाइटीज है इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक्सेप्ट करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट को। तो जैसे कि आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो गया जिसमें कि स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, लेकिन ये एक्सक्लूड कर रहा है रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक को या पेमेंट बैंक को। जो सारे डिपॉजिट टैंकिंग एनबीएफसी है जो कि रजिस्टर है आरबीआई के पास, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गए। अदर एस्पेक्ट ऑफ ग्रीन डिपॉजिट आर, इसके अलावा जो एस्पेक्ट है ग्रीन डिपॉजिट का, तो ग्रीन डिपॉजिट जो भारत में है वो इंडियन रुपी में होता है। जो फ्रेमवर्क है इसका मकसद है इनकरेज करना ग्रीन फाइनेंसिंग को और एड्रेस करना कंसर्न को। ये सपोर्ट करता है फ्लो को क्रेडिट का इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के लिए। सेक्टर इंक्लूडेड, जो सेक्टर जिसको कि इंक्लूड किया गया है इसके अंतर्गत, तो ग्रीन प्रोजेक्ट है वह ग्रीन इंटाइटिस में कहा गया है ग्रीन डिपॉजिट है। तो जो सेक्टर ग्रीन चीज से रिलेटेड होगा वही होगा, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन बिल्डिंग, ये सारे सेक्टर इसके अंतर्गत आते हैं। जो एक्सक्लूड किया गया है, जो कि नहीं आता है ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत, वैसे प्रोजेक्ट जो कि इन्वॉल्व कर रहे हो न्यू या एग्जिस्टिंग एक्सट्रैक्शन को, प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन को फॉसिल फ्यूल का, न्यूक्लियर पावर जनरेशन हो गया, डायरेक्ट वेस्ट इनकार्नेशन, लैंडफिल प्रोजेक्ट, हाइड्रो पावर प्लांट जो कि लार्जर है 25 मेगावाट से, इस सब को एक्सक्लूड किया गया है। मॉनिटरिंग की अगर हम बात करें तो ग्रीन डिपॉजिट फंड जो है वो सब्जेक्ट है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए एनुअल बेसिस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैराइन एनर्जी कन्वर्सन सिस्टम सेक्शनल कमिटी, पीआईबी की न्यूज है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानेंगे इसके बारे में हम। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बीआईएस ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है प्रमोट करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन को, जो फील्ड है मैराइन एनर्जी कन्वेंशन सिस्टम के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इसके लिए मैराइन एनर्जी कन्वर्सन सिस्टम सेक्शनल कमिटी को अंडर ईटीडी 54 के इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है कंप्रिहेंसिव स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस के लिए, जो अलग अलग एस्पेक्ट है मैराइन एनर्जी कन्वर्सन सिस्टम का। ये प्रमोट करेगा कोलैबोरेशन, इनोवेशन और नॉलेज एक्सचेंज को एमईसीएस डोमेन में। वाटर मैराइन एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम, ये मैराइन एनर्जी कंजर्वेशन सिस्टम है क्या? Marine energy conversion system refer to technology that harness energy from the ocean, converting it into electricity or other usable form. जो मैराइन एनर्जी कन्वर्सन सिस्टम है ये रिफर करता है वैसे टेक्नोलॉजी के लिए जो कि हार्नेस कर रहा है एनर्जी को ओशियन से और कन्वर्ट कर रहा है इसको इलेक्ट्रिसिटी में या किसी दूसरे यूजेबल फॉर्म पे। इसका जो एग्जांपल है जैसे कि आपका टाइडल एनर्जी हो गया, ये यूटिलाइज करता है राइज और फॉल को टाइड का ताकि जनरेट किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी को टाइडल टरबाइन या बैरेज की मदद से। वेव एनर्जी हो गया, ये कैप्चर करता है काइनेटिक एनर्जी को ओशियन वेव का जनरेट करने के लिए पावर को, जो डिवाइसेस है जैसे कि वेव एनर्जी कन्वर्टर के मदद से। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन हो गया, ये लिवरेज करता है टेम्परेचर डिफरेंस को वार्म सरफेस वाटर और कोल्ड डीप वाटर के बीच में ताकि प्रोड्यूस किया जा सके इलेक्ट्रिसिटी को। सैलिनिटी ग्रेडियंट पावर, ये जनरेट करता है एनर्जी को जो डिफरेंस होता है सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में फ्रेश वाटर और सी वाटर के बीच में, उसके मदद से। बीआईएस के बारे में भी हम जान लें। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली इज द नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो बीआईएस है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पर है। ये नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है भारत का जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत आता है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट 2016 के मदद से और ये इफेक्टिव हुआ था अक्टूबर 12, 2017 से। इसने रिप्लेस कर दिया था इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन को। बीआईएस एक्ट 2016 जो है ये डेजिग्नेट करता है मिनिस्टर को जो इंचार्ज है रिलीवेंट मिनिस्ट्री के एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट के रूप में। ये काम करता है एक WTO TBT एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड इंक्वायरी पॉइंट के रूप में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीस एग्रीमेंट विद उल्फा। तो जो पीस एग्रीमेंट हुआ उल्फा के साथ, इसके बारे में हम जानेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और असम गवर्नमेंट और जो प्रो टॉक फैक्शन थे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा के, उन्होंने साइन किया एक मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट को। उल्फा है क्या? तो ये एक आर्म मिलिटेंट ग्रुप है कहाँ के, असम के, जिसको फाउंड किया गया था 1979 में। वो इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे इंडाइजेनस असामीज पीपल से। इसको बैन कर दिया गया था 1990 पे और साइन किया गया था एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट को 2011 पे। ये अबेंडन करता है जो डिमांड है इंडिपेंडेंस का।
अब जो इससे रिलेटेड एग्रीमेंट है इसको हम जान ले। तो पीस एग्रीमेंट जो यूएनएलएफ के साथ हुआ 2023 पे, तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो है ये ओल्डेस्ट वैली बेस्ड मेटेली इंसर्जेंट ग्रुप है मणिपुर का, जिसने साइन किया था पीस एग्रीमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। असम मेघालय इंटर स्टेट बाउंड्री एग्रीमेंट 2022 में हुआ था। इसका मकसद था रिजॉल्व करना जो डिस्प्यूट था 6 सेक्टर पे। असम को मिला है 181 स्क्वायर किलोमीटर और मेघालय को 18 स्क्वायर किलोमीटर का डिस्प्यूटेड एरिया। कार्बी एनालॉन्ग एग्रीमेंट 2021 का ये ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट है। ये इन्वॉल्व करता है 5 असम के इंसर्जेंट ग्रुप को, जिसमें कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने मदद कराया था। 5 मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, KLNF, PDCK, उपला, KPLT, KLF, इन्होंने अपने हथियार को लेट डाउन किया था। और 1000 आर्म कैडर जो थे वो ट्रांजिशन हुए थे मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए। बोडो एकॉर्ड हो गया 2020 का, इसको साइन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट, असम गवर्नमेंट और बोडो ग्रुप के द्वारा, जिसमें कि NDFP फ्रैक्शन भी आता है। वो विड्रॉ किया था और उनका नाम जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन इन असम के रूप में। ब्रू रियरिंग एग्रीमेंट 2020 का ये एक ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट है जिसमें सेंटर, मिजोरम, त्रिपुरा गवर्नमेंट और ब्रू रीडर्स थे। इसका मकसद था सेटल करना ब्रू कम्युनिटी के मेंबर्स को जो कि इंडाइजेनस है नॉर्थ ईस्ट इंडिया पे, त्रिपुरा पे, जहाँ पे होम मिनिस्ट्री ने कवर किया था सेटलमेंट के एक्सपेंसेस को। NLFT त्रिपुरा एग्रीमेंट है 2019 का, इसमें बैंड कर दिया गया था जो 1997 से NLFT उसके साथ एग्रीमेंट हुआ, जिसके बाद उन्होंने सरेंडर किया 88 कैडर्स को 44 वेपन्स के साथ। और नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं कैंप्स को अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर पे। जो रोल बैक किया गया था आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट AFSPA को, गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया था AFSPA को। सिग्निफिकेंट पार्ट्स थे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के, जिसमें कि इंटायर त्रिपुरा, मेघालय आता है। और अरुणाचल प्रदेश में AFSPA जो है वो अभी भी फोर्स में है, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस। तो जो नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस है, इनके बारे में हम जान ले। नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस जो है उनको सेंटेंस सजा सुना दी गई है 6 मंथ का जेल में बांग्लादेश कोर्ट के द्वारा, कि उन्होंने वायलेट किया लेबर लॉ को। तो यूनिस को सामना करना पड़ा है जुडिशियल केसेस का। यूनिस के ऊपर चार्ज लगा है करप्शन और फंड इम्बेजलमेंट का। कोर्ट ने पाया उनके कंपनी को ग्रामीण टेलीकॉम को कि वो गिल्टी है लेबर लॉ वायलेशन का। लेकिन जो सपोर्टर है उनका मानना है ये जो केस है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, क्योंकि उनका जो स्ट्रेन रिलेशनशिप था प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना के साथ, जिन्होंने एक्यूज किया था एक्सप्लॉइट करने के लिए पुअर को। अगस्त में लास्ट ईयर 160 पर्सनालिटी जो है, जिसमें कि बराक ओबामा और एक्स UN सेक्रेटरी जनरल बैन की मून ने साइन किया था एक जॉइंट लेटर को, जिसने डिनाउंस किया था कंटिन्यूअस जुडिशियल हैरेसमेंट को यूनुस का। कंट्रीब्यूशन ऑफ यूनुस, क्या कंट्रीब्यूशन था इनका? तो मोहम्मद यूनुस जो है वो इनोवेटिव माइक्रो फाइनेंस मॉडल के लिए जाने जाते हैं, पार्टिकुलरली इस्टेब्लिश करने के लिए ग्रामीण बैंक को। इन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया था एलिविएट करने के लिए पॉवर्टी को। इनका जो अप्रोच था प्रोवाइड करने के लिए स्मॉल कोलेटरल फ्री लोन को पुअर के लिए, स्पेशली वुमेन को। ये इंपावर करता है मिलियन ऑफ इंटरप्रेन्योर्स को जो कि क्वालिफाई पहले नहीं कर रहे थे ट्रेडिशनल बैंक लोन के लिए। उनके इस वर्क के कारण उनको अवार्ड दिया गया था नोबेल पीस प्राइज का 2006 में। इसके अलावा जो फेमस पर्सनैलिटी है जिनको सामना करना पड़ रहा है खुद के होम कंट्री में किसी टाइप के इश्यू का, तो अलेक्सी नेवलनी हो गए। ये रशिया के अपोजिशन के लीडर है, एंटी करप्शन एक्टिविस्ट थे, जिनको सामना करना पड़ रहा है इम्प्रिजनमेंट और लीगल चैलेंजेस का रशिया में। ऑन्ग सान सूकी है जो कि फॉर्मर म्यांमार के लीडर है और नोबेल लॉरियट भी, इनको डिटेन किया गया और इनके ऊपर चार्ज है मिलिट्री कुप का म्यांमार में 2021 के समय पे। लियू जियोबॉय है जो कि चाइनीज ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और नोबेल पीस प्राइज लॉरियट है, इनको इम्प्रिजन किया गया है एडवोकेट करने के लिए पॉलिटिकल रिफॉर्म को। रैब बदावी है सऊदी अरेबियन ब्लॉगर और एक्टिविस्ट, इनको जेल में डाला गया प्रमोट करने के लिए फ्री स्पीच को और पॉलिटिकल रिफॉर्म को सऊदी अरेबिया में। महिस्मा एमिनी है जो कि एक वुमेन राइट एक्टिविस्ट है, उनको जो है डेथ हो गया था इनका जो रोल पुलिस कस्टडी में। सिविल अनरेस्ट और प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था गवर्नमेंट के खिलाफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में, जिसको कि सप्रेस किया गया था सितंबर 2023 में। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.